Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. यस, तो रिटायरमेंट तक हमने कंप्लीट कर लिया है और अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है आज का डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर का डेथ। नाउ व्हाट हैपन इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर? डेथ ऑफ पार्टनर एग्जैक्टली सॉर्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ही मान के चलिए। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, मेनली एक चीज का डिफरेंस है। उसके बाद तो कुछ डिफरेंसेस और भी हमारे पास डेवलप होंगे, लेकिन मेनली एक चीज का डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि पार्टनर का जब डेथ होता है तो डेथ के केस में पहली चीज डेथ डिसाइड करके नहीं होता है ना। तो उस केस में जो भी डेथ का डेट होगा वो डेट ड्यूरिंग द ईयर का हो सकता है। वैसे तो हमने अभी क्वेश्चन किया था जिसमें रिटायरमेंट भी ड्यूरिंग द पीरियड हो रहा था, लेकिन डेथ के केस में डेथ ड्यूरिंग द पीरियड हो सकता है और ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर यदि डेथ होती है तो उस सिचुएशन में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर यदि पार्टनर का डेथ होता है तो उस सिचुएशन में उस करंट ईयर में पार्टनर ने जितना टाइम उस फर्म में बिताया है, जितना टाइम उस फर्म में रहा है, उस पीरियड का उसे प्रॉफिट मिलना चाहिए। एंड दैट इज द मेन कंसर्न इन डेथ ऑफ पार्टनर कि जिस वक्त पार्टनर का डेथ हुआ ड्यूरिंग द ईयर उस पीरियड में उसे हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करके दें। तो डेथ के केस में क्या क्या चीज होने वाली है वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। डेथ के केस में पार्टनर के डिजीज पार्टनर के ऑफिशियल रिसीवर को, जो भी उसका लीगल हेयर होता है, उस लीगल हेयर को, उसके ऑफिशियल रिसीवर को हमें उस डिजीज पार्टनर का टोटल क्लेम पे करना होता है। अभी डिजीज पार्टनर के क्लेम की जब हम बात कर रहे हैं तो डिजीज पार्टनर का क्या क्लेम बनता है? सर डिजीज पार्टनर का क्या क्लेम बनता है? एग्जैक्टली डिजीज पार्टनर का वही क्लेम बनता है जो एक तरह से एक रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम होता है। रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर को हम उसका पूरा अमाउंट पे करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही डेथ के केस में डिजीज पार्टनर को भी हम उसका पूरा अमाउंट पे करने वाले हैं। अब उस पूरे अमाउंट का मतलब क्या है? डिजीज पार्टनर का कैपिटल दैट वी हैव टू पे हिम, if any current account balance is there that we have to pay him, जो भी रिजर्व में उसका कंट्रीब्यूशन बनता है वो हमें उसे पे करना है, जो भी लॉसेज में उसका कंट्रीब्यूशन बनता है वो हम उससे रिकवर करेंगे, गुडविल का उसका कंट्रीब्यूशन होगा यदि है गुडविल तो हम उस गुडविल का कंट्रीब्यूशन भी उसे पे करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम हाँ इवन रीवैल्यूएशन भी हम करने वाले हैं और रीवैल्यूएशन में भी जो उसका क्लेम बनता है प्रॉफिट है तो प्रॉफिट शेयर उसे हम पे करेंगे। इन शॉर्ट सिंपली एक कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं हम डिजीज पार्टनर का और वट एवर क्लेम ऑफ डिजीज पार्टनर इज देयर वो हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और वो उसे हमें पे करना है। बस एक नया पॉइंट यहां पे हमारे पास आता है कि डिजीज पार्टनर को हम उसकी डेथ की डेट तक का प्रॉफिट शेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर वो भी हमें उसे पे करना होता है। प्रॉब्लम बाकी सब में नहीं है, बाकी सब हम रिटायरमेंट में, गुड मॉर्निंग बेटा, बाकी सब हम रिटायरमेंट में समझ चुके हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज की है कि सर जब तक ईयर एंड नहीं हुआ है हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे और हम उसको डिजीज पार्टनर को कैसे उस प्रॉफिट का शेयर पे करेंगे। दैट इज द कंसर्न अराइजेज हियर। और उस कंसर्न के लिए हम यहाँ पे वो सारी बात करने वाले हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, अब उस पॉइंट के लिए हम यहां पे मेनली पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ द करंट ईयर टिल द डेट ऑफ डिजीज पार्टनर। प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर।
शेयर इन प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर दैट वी हैव टू पे हिम। अब ये कैलकुलेट कैसे करना है, इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हम यहां निकालेंगे कितना पे करना है, प्रॉफिट एज कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर। अब हमें प्रॉफिट कैसे निकालना है, प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होगी, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के वी हैव टू मेथड्स। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू मेथड्स। प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1 टाइम बेसिस, मेथड नंबर 2 सेल्स बेसिस। टाइम बेसिस एंड सेल्स बेसिस, देयर आर टू मेथड्स जिनके थ्रू हम प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ डिजीज पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम बेसिस या फिर सेल्स बेसिस। क्या है टाइम बेसिस एंड सेल्स बेसिस? टाइम बेसिस में हम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट पिक करते हैं कि सर लास्ट ईयर पूरे साल में जो भी रेट ऑफ प्रॉफिट था, इस साल भी जो भी टाइम है, जो भी टाइम जितना भी मंथ निकला है उस मंथ में उतना ही प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट होना चाहिए। ये हम एक अजम्पशन लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट मंथली या डेली बेसिस पे डिसाइड होता है। तो लास्ट ईयर मंथली प्रॉफिट क्या था, वही मंथली प्रॉफिट इस साल भी हम अर्न कर रहे होंगे, प्लस माइनस एनी इंक्रीज और डिक्रीज और एनी डेवलपमेंट दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय द पार्टनर्स। ठीक है, तो यहां पे टाइम बेसिस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सर टाइम बेसिस प्रॉफिट निकालने के लिए हम चलेंगे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स बिफोर डेथ। तो वह बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट उठाने का है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को 12 से डिवाइड करने का है, और 12 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट, एक तरह से मंथली प्रॉफिट जो हमें मिलेगा, उस मंथली प्रॉफिट को हम उन नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे जितने मंथ हमारा ये पार्टनर सरवाइव किया, जितने मंथ हमारा ये पार्टनर सरवाइव किया, हम उन नंबर ऑफ मंथ से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। डन। सेल बेसिस क्या है? सेल बेसिस में पहले हम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हमारा जीपी रेशो निकालेंगे। सेल बेसिस में हम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे पहले हमारा जीपी रेशो निकालेंगे, और वही जीपी रेशो हम करंट ईयर की सेल पे अप्लाई करके, या प्रॉफिट रेशो निकालेंगे, और वही रेशो हम करंट ईयर की सेल पे अप्लाई करके हम करंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे। तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट divided by previous year sales multiply by sales till date of death। सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ, ये हो गया हमारे पास वो तरीका जिससे हम सेल्स बेसिस से उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयर इज ओनली वन डेवलपमेंट इन केस ऑफ डेथ, और यू कैन से देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ इज कि रिटायरमेंट इन जनरल ईयर एंड पे लिया जाता है, तो वहां हमें करंट ईयर के प्रॉफिट का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता। इवन हमने अपने स्टडी के क्वेश्चन में ऐसा किया है। अदरवाइज जब हम रिटायरमेंट डेथ की बात करते हैं तो डेफिनेटली डेथ के केस में ये प्रॉब्लम हमारे पास आता है, क्योंकि पार्टनर का डेथ ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हमें उस पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहां पे दो मेथड हमने डिस्कस कर लिया, टाइम बेसिस या सेल्स बेसिस। विच मेथड वी शुड यूज और विच मेथड वी आर सपोज टू यूज, वो हमें क्वेश्चन इन्फॉर्म करेगा और हम अकॉर्डिंगली वो मेथड चूज करेंगे।
अकॉर्डिंगली वो हम मेथड पिक करेंगे और हम उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट करेंगे। डेथ में और क्या होने वाला है सर? डेथ में और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाइए, जो भी पेमेंट उसका बनता है वो सारा पेमेंट उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कीजिए, जो भी उससे हमें लॉस रिकवर करना है वो सब डेबिट कीजिए। बैलेंस विल बी द अमाउंट ऑफ डिजीज पार्टनर। अब इसकी अकाउंटिंग की बात करते हैं कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। इसकी अकाउंटिंग के लिए भी हमारे पास दो मेथड्स हैं। इसकी अकाउंटिंग के हमारे पास दो मेथड्स हैं और वो मेथड डिपेंड करते हैं रिमेनिंग पार्टनर के पीएसआर पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नो चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर, यानी रिमेनिंग पार्टनर यदि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट, इस प्रॉफिट पेमेंट का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। और यदि रिमेनिंग पार्टनर अपना फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेते हैं तो इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। लेट्स सी क्या होगा। नो चेंज इन पीएसआर के केस में एंट्री विल बी P&L adjustment account debit to disease partners capital account। और यदि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेते हैं तो उस सिचुएशन में हम P&L एडजस्टमेंट, देखो इस सिचुएशन में क्या है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वट एवर प्रॉफिट विल अराइज इन फ्यूचर वो उन्हें उसी रेशो में शेयर करना है जिस रेशो में वो आज शेयर कर रहे हैं। तो क्यों ना हम उस प्रॉफिट को जो कि हम डिजीज पार्टनर को दे रहे हैं उसे एक P&L में डाल के, एडजस्टमेंट में डाल के बैलेंस शीट में या अपने अकाउंट्स में कैरी कर लें, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो ये वाला पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो हमने डिजीज पार्टनर को दिया है उसे हम मेन P&L में ट्रांसफर कर देंगे, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पार्टनर्स का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट आता है कि सर अभी जो हम उसे प्रॉफिट दे रहे हैं उस वक्त हमारा रेशो अलग है, फ्यूचर में जब प्रॉफिट हम अर्न करेंगे तब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग होगा, तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए व्हाट दे विल डू, वो ये जो प्रॉफिट हम डिजीज पार्टनर को दे रहे हैं वो रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल से विड्रॉ कर लेंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे गेन रेशो में, टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इस तरह से हम यहां पे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये दो ट्रीटमेंट हो गया, दो मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। दैट्स ऑल अबाउट दिस। अब आ जाते हैं स्ट्रेट अवे स्टडी मटेरियल पे और देखते हैं बाकी कोई चेंज नहीं है, देख लीजिएगा बाकी कोई चेंज नहीं है। अब एक चीज और यहां डिस्कस करते हुए चलें और वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज जेएलपी। एज सच जेएलपी का ज़्यादा डिटेल डिस्कशन इज नॉट अवेलेबल इन योर स्टडी मटेरियल, लेकिन फिर भी मुझे सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है तो मैं जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसका कॉन्सेप्ट हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में मेनली आवर डिस्कशन विल बी ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड डेथ ऑफ पार्टनर। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है, समझिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब पार्टनर्स ने इंडिविजुअली या जॉइंटली रिमेनिंग सभी पार्टनर्स की लाइफ पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी दो तरह का आपके पास होता है, जॉइंट एंड सेपरेट। मतलब एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, या तो वो जॉइंट होगा मतलब सारे पार्टनर्स की लाइफ पे एक साथ पॉलिसी लिया होगा, सिंगल पॉलिसी
जॉइंट सिंगल पॉलिसी, एक सिंगल पॉलिसी लिया हुआ है सभी पार्टनर्स की लाइफ पे, या फिर हमने इंडिविजुअली सभी पार्टनर्स की लाइफ पे सेपरेट पॉलिसी लिया है, लेकिन ये दोनों पॉलिसीज फर्म ने लिया है, ये दोनों पॉलिसीज फर्म ने लिया है, और इन दोनों पॉलिसीज का प्रीमियम फर्म पे कर रही है। ये दोनों पॉलिसी पार्टनरशिप फर्म ने लिया है और इन दोनों पॉलिसी का प्रीमियम भी पार्टनरशिप फर्म ही पे कर रही है। तो बेसिकली ये पार्टनरशिप फर्म का हुआ, यानी सभी पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। इधर उन्होंने सभी की लाइफ पे मिला के एक पॉलिसी लिया है और उन्होंने इंडिविजुअली सभी की लाइफ पे अलग से पॉलिसी लिया है, लेकिन वो दोनों ही केसेस में कहलाती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब इसके ट्रीटमेंट को समझें। इसके ट्रीटमेंट को समझने से पहले कि डेथ के केस में इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट क्या होगा, रिटायरमेंट के केस में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उससे पहले हम ये समझते हैं कि इसका हमने जब ये प्रीमियम पे किया था तब अकाउंटिंग क्या किया था। जब हमने इसका प्रीमियम पे किया था तब हमने इसका अकाउंटिंग क्या किया था, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। उसे हमें पहले समझना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी ट्रीटमेंट क्या हुआ। मतलब सर, जब हम ये पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे थे तो क्या हमने इस प्रीमियम को एक्सपेंसेस माना था या इन्वेस्टमेंट माना था? क्योंकि यदि आपने इनको एक्सपेंसेस माना है तो ये पी&एल में डेबिट हो चुका है, और यदि आपने इसको इन्वेस्टमेंट माना है तो ये बैलेंस शीट में कैरी हो रहा होगा असेट की फॉर्म में। क्या यदि आपने इसे एक्सपेंसेस माना है तो वो पी&एल में चला गया होगा, और यदि आपने इसे इन्वेस्टमेंट माना है तो ये बैलेंस शीट में कैरी हो रहा होगा इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में। तो हम अलग अलग बात लिख के चलते हैं। प्रीमियम पेड treated as expenses, सिचुएशन ए, जो प्रीमियम हमने पे किया उसे हमने एक्सपेंसेस ट्रीट किया है, उसे हमने खर्चा माना है, और यदि हमने उसे प्रीमियम पे किया है, उसे एक्सपेंसेस माना है, तो वो एक्सपेंसेस हमने उन पार्टनरशिप फर्म के पी&एल में डेबिट कर दिया होगा, और वो इनडायरेक्टली सभी पार्टनर्स के प्रॉफिट को रिड्यूस करके चला गया होगा। अब यहां पे सिचुएशन लीजिएगा, इसके अंदर रिटायरमेंट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट रिटायरमेंट के केस में क्या करेंगे सर? जब रिटायरमेंट होगा तो हम उस जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर कर देंगे, और उस जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर करके जो भी सरेंडर वैल्यू आएगी हम सिर्फ उस सरेंडर वैल्यू का ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो व्हाट वी विल डू, वी विल सरेंडर द पॉलिसी। कॉन्सेप्ट पता होगा आपको सरेंडर करने का मतलब? नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू कैरी ऑन आवर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को कैरी ऑन करने के इंटरेस्ट में नहीं है, तो हम गए, हमने इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी रिटर्न कर दिया, पॉलिसी बंद कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी उस दिन उस पॉलिसी का जो भी वैल्यू बन रहा होगा वो वैल्यू हमें पे कर देगी। तो वी विल गेट सरेंडर वैल्यू। रिटायरमेंट के केस में डेफिनेटली सरेंडर वैल्यू ही रेलेवेंट है। वी विल गेट द सरेंडर वैल्यू, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, और फिर इस जेएलपी को एक तरह से ये अनरिकॉग्नाइज्ड अनरिकॉर्डेड असेट्स हमें मिला, इस अनरिकॉर्डेड असेट की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ, एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट टू ऑल द पार्टनर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो, और ये मिली आपको सरेंडर वैल्यू, और ये केस खत्म। इट्स वेरी इजी सिंपल केस। इन केस ऑफ रिटायरमेंट क्या करने का है सर? रिटायरमेंट के केस में हम पॉलिसी को ले जाके सरेंडर करने वाले हैं, और सरेंडर करने से हमें जो भी सरेंडर वैल्यू मिलेगी वो सरेंडर वैल्यू हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इज इट क्लियर? ओके। इन केस ऑफ डेथ,
डेथ में हमें मिलता है पॉलिसी अमाउंट। डेथ के केस में हमें मिलता है पॉलिसी अमाउंट, जितने अमाउंट की पॉलिसी है कि किसी भी पार्टनर की डेथ होगी तो हमें पूरी पॉलिसी का पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा। किसी भी पार्टनर की डेथ होगी तो हमें पॉलिसी का पूरा अमाउंट मिल जाएगा। किसी भी पार्टनर की डेथ होगी तो हमें पॉलिसी का पूरा अमाउंट मिल जाएगा। एंड उस पॉलिसी के पूरे अमाउंट, वो पूरा अमाउंट एक तरह से हमारे लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक अनरिकॉर्डेड असेट की तरह है। तो सेम एंट्री विल बी देयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP and JLP account debit to partners capital account old ratio। यहां मिलेगी पॉलिसी वैल्यू। ये हो गया डेथ का केस। सो इफ JLP is there and that JLP is not recorded in books of accounts, that means premium paid treated as expenses। प्रीमियम को हमने एक्सपेंसेस माना, प्रीमियम को एक्सपेंसेस माना, ये हमें कैसे पता चलेगा? JLP is not in balance sheet। ये हमें पता चलेगा कैसे कि JLP बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है। JLP बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है मतलब हमने जो प्रीमियम पे किया था वो हमने एक्सपेंसेस माना था, और उस एक्सपेंसेस को, उसको एक्सपेंसेस मानने की वजह से JLP बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है। तो दो सिचुएशन हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। इन केस ऑफ रिटायरमेंट व्हाट वी विल डू, इन केस ऑफ रिटायरमेंट हमें सरेंडर वैल्यू मिलेगा, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यदि डेथ का केस होगा तो हमें पॉलिसी अमाउंट मिलेगा, हम वो पॉलिसी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फाइन, नोटेड। अब आते हैं से केस 2, प्रीमियम ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। प्रीमियम ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, जो भी प्रीमियम हम पे कर रहे हैं हम उस प्रीमियम को इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं। जो भी प्रीमियम हम पे कर रहे हैं उस प्रीमियम को हम इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं, और यदि हमने उसे इन्वेस्टमेंट माना है तो हम उस प्रीमियम को डेफिनेटली बैलेंस शीट में कैरी करके चल रहे होंगे एज JLP। मतलब कैसे पता चलेगा? JLP इज इन बैलेंस शीट। JLP बैलेंस शीट के अंदर है। JLP को हमने, JLP का जो प्रीमियम पे किया उसे हमने असेट माना, उसे हमने इन्वेस्टमेंट माना, और उसे इन्वेस्टमेंट मानने की वजह से जो भी प्रीमियम हमने पे किया वो प्रीमियम हमने जो पे किया उसे हमने इन्वेस्टमेंट माना, और इन्वेस्टमेंट मानने की वजह से हम JLP को बैलेंस शीट में कैरी करके चल रहे हैं। अब क्या होगा केस ऑफ रिटायरमेंट? रिटायरमेंट के केस में क्या करेंगे? इन केस ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के केस में हम क्या करेंगे सर? रिटायरमेंट के केस के अंदर JLP सरेंडर हो जाएगी, और JLP सरेंडर होगी तो हमें JLP की सरेंडर वैल्यू मिलेगी, और जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है वो भी सरेंडर वैल्यू ही रिकॉर्ड होता है एट सरेंडर वैल्यू। JLP is in balance sheet at surrender value, so we will get surrender value. Entry will be bank account debit to JLP, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। क्या मिलेगा आपको? सरेंडर वैल्यू, और सरेंडर वैल्यू पे ही बैलेंस शीट में वो JLP थी। JLP की सरेंडर वैल्यू, JLP की असेट वैल्यू, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू सॉर्ट ऑफ जीरो हो गया, और कोई एंट्री नहीं होने वाली, क्योंकि ऑलरेडी JLP बुक्स में असेट की तरह थी। तो नीदर हमें कोई प्रॉफिट हुआ नॉर हमें कोई लॉस हुआ। हमें यहाँ कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, हमारा JLP खत्म हो गया। इन केस ऑफ डेथ, डेथ के केस में मिलेगी हमें पॉलिसी वैल्यू। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, और यहां मिलेगी आपको पॉलिसी वैल्यू।
और यदि आपको पॉलिसी वैल्यू मिल रही है तो आप इसको इस तरह से समझिए कि आपके पास जेएलपी के नाम से एक एसेट था जो सरेंडर वैल्यू पे रिकॉर्डेड था, और हमें उस एसेट को सेल करके, उस एसेट को रिडीम करके, उस एसेट को डाइल्यूट करके जो अमाउंट रिकवर हुआ वो उसका पॉलिसी अमाउंट था। पॉलिसी अमाउंट सरेंडर अमाउंट से या पॉलिसी वैल्यू सरेंडर वैल्यू से डेफिनेटली ज्यादा होती है, तो उस केस में एक तरह से इस एसेट को सेल करने से हमें प्रॉफिट हुआ, हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिला। वो एक्स्ट्रा अमाउंट इधर हम रीवैल्यूएशन में लेके चले जाएंगे या फिर हम उस एक्स्ट्रा अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो, क्या अमाउंट है ये? पॉलिसी वैल्यू माइनस सरेंडर वैल्यू। और बताइए अब यहां तक इस डिस्कशन में आपके पास कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो? नो डाउट सर, परफेक्ट, वेरी गुड। ये हो गया जेएलपी का ट्रीटमेंट। और अब बात करते हैं एक और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की, यहां नोट डालिएगा। इफ जेएलपी रिजर्व इज देयर इन बैलेंस शीट, डिस्ट्रीब्यूट amongst all partners in their ओल्ड रेशो। यानी जेएलपी रिजर्व यदि आपको बैलेंस शीट में दिख जाए, कहीं जेएलपी रिजर्व रिजर्व साइड पे दिख जाए, तो आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, उसे सिर्फ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मैं इसे एक अलग मेथड नहीं बना रहा हूं कि इफ जेएलपी रिजर्व इज मेंटेन तो हम एंट्रीज क्या करेंगे, नहीं घुमाने का हमें एंट्रीज, हम वही ट्रीटमेंट करेंगे, बस रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे कि जनरली हम रिजर्व्स के साथ ट्रीट करते हैं। रिजर्व्स को हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, रिजर्व्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है। अब बात करते हैं सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का केस क्या है सर? एक, दो, तीन पार्टनर हैं, अभी तीनों मुस्कुरा रहे हैं, तीनों ने डिसाइड किया चलो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में तो ये था कि तीनों के नाम पे, तीनों के नाम को इंक्लूड करके एक सिंगल जेएलपी ले लिया गया, एक सिंगल जेएलपी ले लिया गया, एक सिंगल जेएलपी ले लिया गया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले लिया गया। अब इस सिचुएशन में एक भी पार्टनर का डेथ होता है, एक भी पार्टनर का डेथ होता है, पूरा जेएलपी का अमाउंट पॉलिसी वैल्यू हमें मिल जाती है। एक भी पार्टनर, किसी भी पार्टनर का डेथ होता है, पूरी पॉलिसी वैल्यू हमें मिल जाती है, पूरी पॉलिसी वैल्यू हमें मिल जाती है, और उसी दिन हमारी ये पॉलिसी खत्म हो जाती है। अब रिमेनिंग पार्टनर वापस अपनी पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो उन्हें एक नई पॉलिसी, नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी दो पार्टनर्स की लाइफ के लिए, फिर जेएलपी लेनी पड़ेगी। तो ये डिसाइड करते हैं कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तीन पार्टनर हैं, हम तीन पार्टनर हैं, तो हम इसका भी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, इसका भी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, इसका भी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। हम तीनों का लाइफ पे सेपरेट पॉलिसी ले लेते हैं, हम तीनों का लाइफ पे सेपरेट पॉलिसी ले लेते हैं। उससे क्या होगा सर? सर तीनों का लाइफ पे यदि हमने सेपरेट पॉलिसी लिया ना, और यदि एक पार्टनर का डेथ हुआ तो सिर्फ ये वाला पॉलिसी ही मेच्योर होगा, इसी पॉलिसी, यही पॉलिसी खत्म होगी। हमारी अलग से हमें पॉलिसी लिया हुआ है तो हमें नई पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो सर इसमें बस
पॉलिसी अलग अलग लिया है, प्रीमियम सारी पॉलिसीज का हम पार्टनरशिप फर्म से ही पे करने वाले हैं। प्रीमियम सभी पॉलिसीज का हम पार्टनरशिप फर्म से ही पे करने वाले हैं। हम प्रीमियम सेपरेटली पे नहीं करेंगे, हम प्रीमियम इंडिविजुअल पे नहीं करेंगे, हम सारी पॉलिसी का प्रीमियम पार्टनरशिप फर्म से पे करेंगे। मतलब इन सभी पॉलिसीज पे सभी पार्टनर्स का अपना अधिकार है। ऐसी सिचुएशन में यदि पार्टनर की डेथ नहीं होती है, यानी रिटायरमेंट का केस होता है, तो रिटायरमेंट के केस में आपको मिलेगा सरेंडर वैल्यू ऑफ ऑल पॉलिसीज, शेयर इन रिटायरमेंट का केस, सरेंडर वैल्यू ऑफ ऑल पॉलिसी, शेयर इन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। रिटायरमेंट पे आपको मिलेगा सरेंडर वैल्यू ऑफ ऑल पॉलिसी, जिसको हम पार्टनर्स में सभी पार्टनर्स में शेयर कर देंगे। लेकिन डेथ के केस में क्या होगा? डेथ के केस में एक पॉलिसी जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका तो मिलेगा पॉलिसी वैल्यू, और बाकी सबका मिलेगा सरेंडर वैल्यू, और फिर ये तीनों मिला के हम शेयर कर देंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आर यू गेटिंग इट? जब इंडिविजुअल लाइफ पे पॉलिसी लिया हुआ है तो इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी के केस में, रिटायरमेंट के केस में सारी पॉलिसीज की सरेंडर वैल्यू निकालेंगे और उसे सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन डेथ के केस में जिस पार्टनर का डेथ हुआ उसका तो हम पॉलिसी अमाउंट लेंगे, और जो पार्टनर्स अलाइव हैं, जिंदा हैं, उनका हम सरेंडर वैल्यू लेंगे और तीनों अमाउंट को मिला के सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा नहीं है कि डेथ हुआ तो सिर्फ एक ही पार्टनर का पॉलिसी अमाउंट लेना है, जो डेथ हुआ उसका तो पॉलिसी अमाउंट लेना है और बाकी सबका सरेंडर वैल्यू लेना है। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। तो एक बार फटाफट से इसको कंफर्म करें, रिव्यू करें। मिलते हैं 1 मिनट में। 9 मिनट, आई विल बी बैक इन अ मिनट।
क्लियर? ओके, तो ये बात हो गई हमारी डेथ के केसेस में कुछ स्पेशल पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड हियर. नाउ चलते हैं स्टडी मटेरियल पे और क्वेश्चन देखते हैं डेथ पे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 25. आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. The following was the balance sheet of ABC, who shared profit in the ratio of 1:2:2 as on 31st December 2012. Capital reserve, general reserve, investment fluctuation reserve, bad debt reserve, goodwill, everything is given. C died. Death किसका हुआ? C का death हुआ. His account is to be settled under the following term. Goodwill is to be calculated at the rate of 2-year purchase on the basis of the average of 5-year profit or loss. Profit for January to March. देखो, बैलेंस शीट आपको दिया है 31 दिसंबर का और डेथ हुआ है 31 मार्च को. 3 महीने का प्रॉफिट निकालना रहेगा. प्रॉफिट फॉर जनवरी टू मार्च टू बी कैलकुलेट प्रोपोर्शनेटली ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर. तो इन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका अपने आप दे दिया कि लास्ट 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हम 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे. लास्ट 3 साल का प्रॉफिट भी गिवन है, इवन 4 साल का प्रॉफिट गिवन है. हम बात कर रहे हैं 12 में, तो हम लेंगे 12 का लॉस तो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए ना. लेट्स सी. During 2012, a moped costing 4,000 was purchased and debited to traveling expenses account on which depreciation is to be calculated at the rate of 25%. Other value agreed on assets are given. Prepare new balance sheet of the firm, necessary journal entries and ledger account of the partners. तो क्वेश्चन फटाफट से रीड कीजिएगा. I am opening your study material to avoid the shifting of the screen. यहां से एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लें. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले हमें गुडविल कैलकुलेशन के लिए बोला गया है 2 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर प्रॉफिट. ठीक है, बट 5 ईयर प्रॉफिट में करंट ईयर प्रॉफिट के साथ एक इशू है. करंट ईयर प्रॉफिट के साथ इशू है. करंट ईयर प्रॉफिट में एक ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के अंदर हमने एक मोब परचेज किया था. मोब्ड या मोपेड परचेज की थी. मोपेड गाड़ी परचेज किया 4,000 रुपए का और उसे हमने एक्सपेंसेस मान लिया है. तो एक्सपेंसेस मानने से प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है. हम वापस ऐड करेंगे. लॉस ऑफ 2012, 12,000 add moped cost 4,000 less depreciation at the rate of 25%. 3,000. तो ये आ गया हमारे पास करेक्ट लॉस ऑफ 2012, 9,000. फर्स्ट एडजस्टमेंट. गुडविल हमें कैलकुलेट करना है 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट. 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट 3 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 14 माइनस 9 divided by 5. 5,000 rupees.
goodwill comes at 10,000 rupees. Calculation clear? Working note number 2. Working note number 3. Profit share of C of 3 months. C का प्रॉफिट शेयर, 3 मंथ का सी का प्रॉफिट शेयर. पहले तो लेंगे एवरेज ऑफ 3 ईयर. 3 ईयर बोला है, लास्ट 3 ईयर. लास्ट 3 ईयर में हमारे पास आएगा 10, 11, 12. 10,000, 14,000, 9,000. 5,000. 3 मंथ प्रॉफिट 5,000 एवरेज एनुअल प्रॉफिट है, उसको 3 मंथ से कैलकुलेट करेंगे. 3 मंथ प्रॉफिट 1250. सीज शेयर इस 1250 के अंदर सी का शेयर कैलकुलेट करेंगे. सी का शेयर है 2/5. 500 रुपीज. तो 500 रुपीज हमें सी को पे करना है. कैलकुलेशन क्लियर? ओके, चलिए अब आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पे. जस्ट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है. गुडविल हमारा कैलकुलेट हुआ है 10,000 पे और गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है 15,000 पे. तो एज जैसा कि हम करते आए हैं, हम गुडविल को पूरा का पूरा राइट ऑफ कर देंगे. पुराना गुडविल राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, और नया गुडविल का गेनिंग सेक्रीफाइसिंग करेंगे. जैसा कि हमें पता ही है कि हम क्या कर रहे हैं, पुराना गुडविल कंप्लीटली राइट ऑफ, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, और नया गुडविल जो है वो हम गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग में करने वाले हैं. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 15,000 का गुडविल आपके पास है, 10,000 का वैल्यूएशन आया है, तो हम उस केस में 5,000 रुपीज गुडविल रिड्यूस करेंगे और फिर रिमेनिंग 10,000 को सिर्फ न्यू पार्टनर्स में राइट ऑफ करेंगे. तो दोनों तरीके से हम गुडविल कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली वही तरीका यूज कर रहे हैं जो हम करते आए हैं. क्या कर रहे हैं, हम पुरानी गुडविल पूरी राइट ऑफ कर रहे हैं. एंट्री स्टार्ट कर रहा हूं. सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ करेंगे ABC. 2 गुडविल, पुराना गुडविल 15,000. 1:2:2, 1:2 का रेशो. 3,000, 6,000, 6,000. इस पार्टनर के जाने के बाद ए और बी ने क्या रेशो डिसाइड किया वो गिवन नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं उनका न्यू रेशो भी ए और बी का 1:2 ही होगा, तो उनका गेनिंग रेशो भी 1:2 ही होगा. तो हम उस गुडविल का फिर एडजस्टमेंट कर रहे हैं. ए डेबिट, बी डेबिट टू सी. ए और बी को डेबिट करके सी को क्रेडिट करेंगे गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो में. 10,000 के गुडविल में सी का शेयर है 2/5 यानी 4,000 रुपीज, और ये 4,000 रुपीज हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये 4,000 रुपीज हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:2 के रेशो में. 10,000 नया गुडविल वैल्यूएशन, 10,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 4,000 डिवाइडेड बाय 3,
दैट्स ऑल। ये गुडविल का ट्रीटमेंट। गाइस गुडविल राइट ऑफ करना है, हम इस गुडविल को बैलेंस शीट में कैरी नहीं करने वाले हैं। हम गुडविल राइट ऑफ करेंगे, हम उस गुडविल को बैलेंस शीट में कैरी नहीं करने वाले हैं। तो इसी के साथ ये गुडविल राइट ऑफ का काम भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है? ऑलवेज यही ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना है। मैं कल भी प्रीवियस क्लास में भी बहुत क्लियरली आपको बता चुका हूं। आप ओल्ड एग्जिस्टिंग गुडविल जो कि बैलेंस शीट में अवेलेबल है, उस बैलेंस शीट में अवेलेबल गुडविल को गेनिंग बैलेंस शीट में अवेलेबल गुडविल को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दीजिए। बैलेंस शीट में अवेलेबल गुडविल को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दीजिए, और जो भी नया गुडविल कैलकुलेट हुआ है उसे गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग में डेबिट क्रेडिट कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट यहां पे गुडविल का। गुडविल के बाद नंबर 2 पे क्या आता है? अच्छा, गुडविल के बाद नंबर 2 पे आता है रिजर्व। हाँ, रिजर्व्स हैं बहुत सारे, खत्म करो। जनरल रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, सारे रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बैड डेट रिजर्व्स पूरे के पूरे खत्म कर देंगे। लेकिन एक बार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन गिवन है क्या? चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स, डू वी हैव एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? यस, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8000। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8000। तो पहले इसको राइट ऑफ करने से पहले एक एंट्री बनानी पड़ेगी हमें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, 2000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज ऑफ 3000 रुपीज टू ए, टू बी, टू सी। और यदि आप एबीसी यहां पे नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, 2000 रुपीज तो पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से एडजस्ट कर दो। 2000 इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है, उसे हमने इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन फंड से एडजस्ट कर दिया। नाउ व्हाट? नाउ अब बचे हुए रिजर्व सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बैड डेट रिजर्व, टू ए, टू बी, टू सी। जनरल रिजर्व इज ऑफ 5000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अब बचा सिर्फ 1000, और ये है 2000। 5 6 टू 8000 डिवाइडेड बाय 5, 1600, 3200, 3200। ये रिजर्व्स खत्म। ये याद रखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए मैंने आपको बताया था, पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम क्या करेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट के लॉस को उससे एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद बचा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम राइट ऑफ करेंगे। क्लियर? रिजर्व्स खत्म हो गया। गुडविल ट्रीटेड, रिजर्व ट्रीटेड। नंबर 3 पे आता है फिक्टिशियस असेट्स, वी डोंट हैव एनी। नंबर 4 पे आता है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के लिए चलते हैं। रीवैल्यूएशन में हमें एक नई असेट मिली, मोपेड। मोपेड डेबिट, स्टॉक 12000 इंक्रीज हुआ है, स्टॉक डेबिट। मोपेड डेबिट 3000, स्टॉक डेबिट 2000। बिल्डिंग 35, पहले 30, बिल्डिंग भी इंक्रीज हुआ है, बिल्डिंग डेबिट 5000। मशीन 25, पहले थी 20, मशीन भी इंक्रीज हुआ है, मशीन डेबिट 5000। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है जो कि ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, और यहां डेटर्स आर कंसीडर्ड गुड, इसलिए हमने ऑलरेडी रिजर्व पहले ही खत्म कर दिए हैं, तो मतलब ही नहीं है। टू ए, टू रीवैल्यूएशन 15000। अब रीवैल्यूएशन में और कोई लॉस नहीं है, सारे प्रॉफिट्स ही हैं, तो ये प्रॉफिट्स अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, 3 6 6। ऑल सेट? यहां तक कोई डाउट हो तो बोले।
यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। तो रिवैल्यूएशन भी डन। रिवैल्यूएशन के बाद अब क्या? अब उसके बाद सिर्फ हम कैपिटल पे आ जाते हैं। तो अब कैपिटल पे आने से पहले हम डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट देने वाले हैं। कितना? 500 रुपीज। तो ये 500 का प्रॉफिट, एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है, तो हम ये प्रॉफिट उसे देंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट से। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। ये 500 का प्रॉफिट दे दिया हमने पी एंड एल एडजस्टमेंट से सी को। पी एंड एल एडजस्टमेंट बोलिए, पी एंड एल सस्पेंस बोलिए, वन ऑफ द सेम थिंग। पी एंड एल सस्पेंस के नाम से डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 500 रुपए हमने उसे दे दिया। और कुछ बचा? नहीं, खत्म। खत्म हो गया। तो अब बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस 10,000, 20,000, 20,000। क्या क्या दिया था? एंट्रीज पे चल के देख सकते हैं। सबसे पहले टू गुडविल 366। देन अगेन टू सी 133 एंड 2667। बाय ए 1333। बाय बी 2667। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। गुडविल ट्रीटमेंट के बाद रिजर्व्स की बात आई थी। हियर, हियर। बाय जनरल रिजर्व, बाय आईएफआर, बाय बैड डेट रिजर्व, ये तीनों रिजर्व्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। बाय जनरल रिजर्व, बाय बैड डेट, तो बाय रिजर्व्स एक साथ डिस्ट्रीब्यूट किए। मैं एक साथ ही अमाउंट डाल रहा हूं, 1600, 3200, 3200, 16, 32, 32। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर क्या था? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन 366। बाय रिवैल्यूएशन 366। रिवैल्यूएशन भी हमने ट्रांसफर कर दिया। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। रिवैल्यूएशन के बाद क्या हुआ था? सी को मिला था प्रॉफिट बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट या पी एंड एल सस्पेंस, जैसा भी आप यूज करना चाहते हैं, ये हो गया। और अब जो सी का पेमेंट बनता है, वो पेमेंट हम सी के लोन अकाउंट में या एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, और बाकी सबका हम निकाल देंगे बैलेंस सी डी। और ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट भी खत्म। निकालो बैलेंस फटाफट। सी के एग्जीक्यूटर को हम देंगे 27,700 रुपीज। और सी के एग्जीक्यूटर को जो पेमेंट करना है, इधर हम पूरा पेमेंट करेंगे। और यदि हम अभी करंटली उसे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मीनवाइल वो लोन में ट्रांसफर हो जाएगा।
ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब यहां देखिए, यदि आप अपने स्टडी का सॉल्यूशन देखेंगे तो वहां पे भी एग्जैक्टली सेम बैलेंस आ रहा है। अब इन्होंने वो गुडविल बैलेंस शीट में कैरी नहीं किया, इसका मतलब दे आर ट्रीटिंग गुडविल डिफरेंटली इन डिफरेंट क्वेश्चन, सो डोंट डू दैट। अगेन बोल रहा हूं, वही करना पिछले क्वेश्चंस में भी। आप जो मैंने तरीका बताया उसी को फॉलो कीजिए, यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। आप बैलेंस शीट अब आप देख सकते हैं, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट से। पुरानी बैलेंस शीट को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बिल्डिंग, देन मशीन, और एक नई और असेट आ गई हमारी मोपेड 3000। बिल्डिंग रिवैल्यूएशन हुआ था 35,000, मशीन रिवैल्यूएशन वाज एट 25,000, इन्वेस्टमेंट्स का रिवैल्यूएशन वाज एट 8,000, स्टॉक रीवैल्यूड एट 12,000, डेटर्स नो चेंज रिमेन एट 10,000, और बैंक बैलेंस में भी नो चेंज विल रिमेन एट 5,000। कैपिटल अकाउंट न्यू पार्टनर्स बचे हमारे पास ए एंड बी, 10,267, 20,533 टोटल कर लेते हैं। 30,800 कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स नो चेंज 10,000, बैंक लोन नो चेंज 30,000। अब देखें क्या हुआ सर, एक नई लाइबिलिटी आ रही है, सीज एग्जीक्यूटर। सी का एग्जीक्यूटर का लाइबिलिटी आ गया हमारे पास 27,700, और एक पी एंड एल एडजस्टमेंट आ गया है जिसे हमें असेट में डालना रहेगा 500 रुपीज का, और ये हो गया आपका बैलेंस शीट कंप्लीट। बोलिए, टेल मी टेल मी टेल मी, क्या ख्याल है? तो इसी के साथ डेथ तक के क्वेश्चंस आपके स्टडी से कंप्लीट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट we will discuss is dissolution of partnership firm, and that is a very important part and required part, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस हमें उसी पार्ट से लगता है कि हमें क्वेश्चन मिलना चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं, यानी फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म डिसोल्यूशन का कारण क्या होगा? तो फर्म डिसोल्यूशन के कारण हम वॉलेंटरली डिसॉल्व कर सकते हैं, हमारी फर्म ड्यू टू हैपनिंग एन इवेंट डिसॉल्व हो सकती है, या फिर कंपल्सरी डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हमें फर्म डिसॉल्व करना पड़ सकता है। तो व्हाट सिचुएशन विल देयर, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। हम स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फाइन। तो डिसोल्यूशन से पहले तक का हमारा काम कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 ये लास्ट था जो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर, ऑल सॉर्टेड। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिसोल्यूशन की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।